हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स का मतलब होता है जो स्टॉपेज होती हैं, जो हमारे काम में रुकावटें आती हैं कुछ काम करते करते, कि जो भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो उसमें रुकावटें काफ़ी सारी आती हैं। किसी किसी वजह से जो रुकावटें आती हैं हमारे काम में, उसी तरीके से हमारे कम्युनिकेशन में भी कुछ रुकावटें आती हैं, जिसको हम बोलते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो भी सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक पहुँचाना चाह रहा है, किसी भी वजह से उसका जो मैसेज वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बैरियर्स। अब 4 तरीके के बैरियर्स होते हैं, जिसमें आपको दिखा रखा है यहाँ पे कि 4 कौन कौन से बैरियर्स हैं। सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स। अब ये 4 तरीके के बैरियर्स हैं जो एक तरह से रुकावट बनती हैं किसी भी कम्युनिकेशन को रोकने के लिए, कि अपनी जो हम बात कहना चाहते हैं वो रिसीवर तक सेम एक्सपेक्टेड मैनर में वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है जो सेंडर पहुँचाना चाहता है। मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं इसका। सेंडर कुछ कहना चाहता है कि भाई कि आज एक मीटिंग है, लेकिन वो जो रिसीवर है जो उसे सुन रहा है वो उसका कुछ और मतलब निकाल सकता है। तो उसका मतलब है कि वो उसकी एग्जैक्टली बात वो नहीं पहुंच रही है जो वो पहुंचाना चाह रहा है। अब हम बात करेंगे पहला बैरियर है सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में। सिमेंटिक बैरियर को हम लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेंडर कह रहा है उसकी बातों के कुछ और मतलब भी निकल सकते हैं, कुछ किसी और वर्ड का कुछ और मतलब भी निकल सकता है, या कुछ वो और कुछ कहना चाह रहा है, कुछ और रहा है। तो उसकी वजह से जो बैरियर बनता है वो बनता है सिमेंटिक बैरियर, या हम इसको लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर भी बोल सकते हैं। मतलब कि कुछ वर्ड सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जो सुनने वाला किसी और नज़रिए से सुन रहा हो और कुछ और समझ जाए, क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग भी हो सकते हैं, टेक्निकल टर्म्स भी हो सकती हैं। तो उसकी वजह से जो बैरियर क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर, जो कि किसी वर्ड सेंटेंस के यूज़ करने से लेकिन समझने वाला कुछ और ही मतलब समझ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। तो इसका पहला कॉजेज़ है, जो कॉजेज़ हैं 6 कॉजेज़ हैं इसके। पहला कॉजेज़ है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। जब भी कोई मैसेज ख़राब वोकेबलरी की वजह से कोई मैनेजर कोई बात बोलता है, फॉर एग्जांपल मैनेजर को कोई लैंग्वेज है, इंग्लिश है या हिंदी है, बोलनी नहीं आती है, लेकिन वो टूटी फूटी बोल रहा है, लेकिन उसके पास वोकेबलरी अच्छी नहीं है। उसके वोकेबलरी का मतलब है उसके पास वर्ड्स अच्छे नहीं हैं, तो उसकी वजह से जो भी वो वर्ड गलत वर्ड यूज़ कर रहा है, कोई भी ज़रूरती वर्ड जो होता है वो उसे भूल जाता है, तो उसकी वजह से कन्वे नहीं हो पाता उसका मैसेज। तो ये है बैडली एक्सप्रेस्ड लैंग्वेज, कि अपने मैसेज को वो अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। फिर नेक्स्ट है सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। अब कुछ सिम्बल्स, कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जिनका डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। जिसमें आपको एक एग्जाम्पल भी दिख रहा है कि प्राइस है, प्रिंसिपल एंड राइट। 2 डिफरेंट, वो मतलब कि बोलने में दोनों वर्ड सेम है लेकिन स्पेलिंग भी अलग है, मीनिंग भी दोनों का अलग है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि बोलने में कुछ वर्ड ऐसा आ जाए जो सुनने वाले को लगे कि इसका मतलब कुछ और ही है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सिंबल्स या कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जिनके 2 अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, तो समझने वाला कुछ और मतलब भी उसका समझ सकता है। नेक्स्ट है फॉल्टी ट्रांसलेशंस। मेनली ऑर्गेनाइजेशंस में, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें कुछ मैनेजर्स इंग्लिश में बात करते हैं, जो वर्कर्स को इंग्लिश नहीं आती है, तो उन्हें अगर उनका ट्रांसलेटर अगर अच्छा नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, ट्रांसलेटर का काम होता है सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश बात पहुंचाना, कन्वे करना। जो भी मैनेजर उनसे कह रहा है, इसका खाली मतलब होता है ट्रांसलेट करना बात को अलग अलग लैंग्वेजेस में। अगर ट्रांसलेटर जो है एफिशिएंट नहीं होता है तो वो गलती कर सकता है, और उसकी गलती की वजह से मैसेज गलत कन्वे हो सकता है रिसीवर को या वर्कर्स को। फिर नेक्स्ट है अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। कई बार क्या होता है कि मैनेजर अपनी कोई बात कर रहा होता है वर्कर्स से, लेकिन वर्कर्स उसकी कुछ और ही एजम्पशंस निकाल लेते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि मैनेजर ने कहा कि टेक केयर ऑफ गुड्स, तो वर्कर्स ने क्या समझा कि क्वालिटी का ध्यान रखना है, और वो समझ सकता है कि भाई कि सिर्फ उसे ध्यान रखा जा रहा है कि भाई गुड्स सेफ़ रहे, क्वालिटी के बारे में ध्यान नहीं रखता है वो, कि क्वालिटी भी मेंटेन रहे। वो सिर्फ उसकी सिक्योरिटी के लिए ध्यान देगा कि भाई गुड्स ख़राब ना हो जाए, लेकिन वो सेफ क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देगा। तो ये कभी कभी अनक्लैरिफाइड एजम्पशन हो सकते हैं कि उसने एग्जैक्टली बोला क्या था, उसका मतलब क्या था, क्वालिटी का ध्यान रखना है या उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो ये कन्फ्यूज़न हो सकती है कभी कभी वर्कर्स के माइंड में, जो रिसीवर है। नेक्स्ट है टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन का मतलब क्या होता है, कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं बिजनेस लैंग्वेज में या ऑर्गेनाइजेशनल लैंग्वेज में, जो सभी को नहीं पता होती हैं। जैसे कि 2 तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ एंड ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़। 2 तरह के वर्कर्स होते हैं किसी भी कंपनी में। वाइट कॉलर का मतलब होता है कि जो मैनेजरल स्टाफ होता है उसको हम बोलते हैं वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़, और ब्लू कॉलर का मतलब होता है जो नॉर्मली लेबर होती है उसको हम ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। तो अगर किसी दिन किसी मैनेजर ने अनाउंस किया
कि भाई आज एक मीटिंग है वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ की। अब जिनको नहीं पता कि वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, तो उनके लिए ये है कि भाई कि सिर्फ जो वाइट शर्ट पहनते हैं उनकी मीटिंग है आज, लेकिन जो कि गलत है। लेकिन ये टेक्निकल टर्म है वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ और ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़, दो ही कलर इसमें रखे हैं, कोई पिंक वगैरह नहीं होता है। तो बस ये टेक्निकल जार्गन है जो सभी को नहीं पता होता, तो उससे कन्फ्यूज़न हो सकती है। लास्ट पॉइंट है इसका बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। कई बार क्या होता है कि सेंडर जो बात कहना चाह रहा है उसके फेस एक्सप्रेशंस या जो सिर्फ फेस एक्सप्रेशन हैं वो उसके वर्डिंग से के साथ मैच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कि वो कम्युनिकेशन उसका ठीक ठाक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसका बीच में जो वर्ड्स हैं, अगर वो गुस्से में कुछ मजाक कर रहा है तो वो वर्कर जो है, रिसीवर जो है, वो कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई वो कहना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से उसको माइंड में काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न हो सकती है कि भाई वो क्या बोलना चाह रहा था या क्या वो बोल रहा था। तो क्योंकि उसका जेस्चर कुछ, जो उसकी बॉडी मूवमेंट्स है, फेशियल एक्सप्रेशन है, वो अलग शो कर रहे हैं और उसके वर्ड्स कुछ और ही बयान कर रहे हैं। जैसे इसमें एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि एक मैनेजर है जो मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पे गुस्सा है, तो वो वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई वो क्या कहना चाह रहा था और क्यों कहना चाह रहा था ऐसा। तो ये था सिमेंटिक बैरियर। ऐसे ऐसे 4 बैरियर्स हैं, हम चारों आज ही कर लेंगे। तो सिमेंटिक बैरियर था लैंग्वेज से रिलेटेड, जो कि सेंडर कुछ और कहना चाह रहा है, रिसीवर समझ कुछ और रहा है। पहला था कि वो एक्सप्रेस ही गलत कर रहा है। दूसरा था कि एक सिंबल हो सकता है जिसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट में ट्रांसलेशन गलत हो सकती है। फिर नेक्स्ट एक एजम्पशन सी, वो गलत समझ सकता है कि सोच सकता है कि इसने ऐसा कहा होगा, इसका मतलब ये है कि उसने ऐसा कहा होगा। फिर नेक्स्ट है टेक्निकल टर्म्स यूज़ करना जो सभी को नहीं पता होती हैं। टेक्निकल टर्म्स की ना पता होने की वजह से कोई कंफ्यूज भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, कि कई बार हो सकता है कि जो हम बोल रहे हैं उसकी बॉडी मूवमेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग ही उसके जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स पे। साइकोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब होता है जो किसी इमोशनली या साइकोलॉजिकली जो फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स पे, और वो एक तरह से अफेक्ट करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन को। अब वो कैसे करते हैं कि जैसे इमोशनली कोई क्या फील कर रहा है, इमोशनली या मेंटली कोई क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके हिसाब से वो कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग निकाल रहा है, तो उससे भी एक बैरियर क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कोई गुस्से में है, कोई डिप्रेशन में है, कोई खुश है, तो उसका मैसेज सभी अलग अलग निकाल लेते हैं किसी भी बात का मतलब। कोई भी अगर एग्जांपल लेना चाहे तो आप ले भी सकते हैं कि भाई किसी ने कहा भाई आज छुट्टी है, तो जो खुश है उसे शायद हो सकता है बुरा लगे, या जो दुखी है उसे शायद हो सकता है कि अच्छा लगे। तो उस केस में सभी के लिए मीनिंग अलग अलग हो सकता है कि वो अपनी साइकोलॉजिकली या मेंटली या इमोशनली तरीके से उसका मतलब क्या निकाल रहे हैं। इसमें पहला कोज है इसमें प्री मैच्योर इवेल्युएशन। जो भी कोई सेंडर अपनी बात कहना चाह रहा है उसका बिना सुने, पूरा बिना बात सुने कोई भी नतीजा कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि हम वो ये कहना चाह रहा होगा। जैसे मान लो कि कोई भी क्लास है, कुछ भी कोई मीटिंग है, कोई भी स्पीच है, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई ये ही बोलेगा और कुछ नया बोलेगा ही नहीं। तो उसके हिसाब से हम प्री मैच्योर उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं कि भाई ये ही बात आज रहेगी, इसके अलावा कोई नई बात आज नहीं सुनने को मिलेगी। तो वो एक तरह से प्री मैच्योर इवेल्युएशन हो सकता है। अगर उस स्पीच में, कोई मैसेज में कोई अगर नई बात होती है तो वो हम सुनते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें पता ही है, ऑलरेडी पता है कि ये ऐसा ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि इट मीन्स डिराइविंग कंक्लूजन्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ एन मैसेज। समटाइम्स पीपल इवेलुएट द मीनिंग ऑफ मैसेज बिफोर सेंडर कंप्लीट्स द मैसेज। ठीक है। फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन में क्या होता है कि जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिसीवर का जो ध्यान है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो उस टाइम वहाँ पे नहीं होता है जब सेंडर अपना मैसेज कन्वे कर रहा होता है। तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि ध्यान ना होने की वजह से। जैसे कि आपने कभी कभी क्लास में सुना भी होगा कि अगर आपकी थोड़ी नहीं, आपने रोड पे कभी कभी सुना होगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये आपने सुना ही होगा। तो इसका सेम चीज़, इसी का ये एग्जांपल ही है। आपकी जैसे अटेंशन अगर ख़त्म हो जाती है, मतलब आपकी फोकस थोड़ा ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे जो मैसेज कन्वे होना था वो वैसा नहीं हो पाएगा, तो आप कुछ मिस कर जाओगे, स्किप हो जाएगा आपसे। जैसे कि समटाइम्स मैनेजर डू नॉट गिव अटेंशन ड्यू टू एक्सट्रीम इमोशंस ऑफ द फॉर पीपल। जैसे कि कभी कभी डिप्रेशन होता है, जुबिलेशन का मतलब होता है खुशी, डिप्रेशन का मतलब बहुत ज़्यादा दुख। तो इस अटेंशन ना देने की वजह से एम्प्लॉयज़ कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान उस पर नहीं रहता है। मान लो कोई एक पर्सन है जो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे रहा है, कुछ बातें बता रहा है किसी को, और वो जो सुनने वाला बंदा है उसका ध्यान ही और कहीं है,
तो वो जो बंदा बता रहा था, अपनी बातें बता रहा था, उसका थोड़ा उसको बुरा लग सकता है, डिसअपॉइंट हो सकता है, अपसेट हो सकता है, क्योंकि उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें क्या होता है कि स्केलर चेन होता है कि कम्युनिकेशन एक चैनल के थ्रू पास होती है। मतलब कि जैसे मैंने को बताया हुआ है कि स्केलर चेन में क्या होता है कि A to B, B to C, C to D, D to E, E to F ऐसे कम्युनिकेशन पास ऑन होता है। तो इसमें कभी कभी कोई मैनेजर ऐसा हो सकता है जिसकी रिटेंशन पावर अच्छी नहीं है। रिटेंशन पावर का मतलब होता है कि एक मैसेज को वो कितने लंबे टाइम तक एग्जैक्टली अपने पास वो रख सकता है जब तक वो आगे पास ऑन नहीं कर देता। क्योंकि कुछ लोगों की मेमोरी जो होती है, मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म के भी कई बार बातें भूल जाते हैं वो। तो उस केस में उसकी रिटेंशन पावर कितनी अच्छी है तो उस पर वो डिपेंड करता है। अगर अच्छी है तो ठीक है, लेकिन अगर पुअर रिटेंशन पावर है उसकी तो उससे कभी कभी वो गलत ट्रांसमिट कर लेता है और उसकी वजह से उस बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है। तो इसका मतलब यही है कि when communication passes through various channels this result in filtering और loss of information। फिर लास्ट है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब कि भरोसा ना होना, एम्प्लॉयज़ का सुपीरियर पे या सुपीरियर का एम्प्लॉयज़ पे, मतलब कि कम्युनिकेटर एंड रिसीवर का आपस में कोई भरोसा ना होना। इसकी वजह से क्या होता है कि वो एक दूसरे का मैसेज को समझते ही नहीं है कि वो ओरिजिनली है या सेकेंडली कि दे डू नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन दैम। मतलब कि वो एक दूसरे के मैसेज को इतनी इंपॉर्टेंस देते भी नहीं और समझते भी नहीं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होता है। तो ये था हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर कि दिमाग से ही हम मान के चलते हैं कि भाई उसका मतलब ये होगा, या फिर उस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं, या फिर उसके हम उस मैसेज को याद नहीं रख पाते हैं लंबे टाइम तक, और या फिर हम उससे भरोसा ही नहीं करते तो हम उसके सुनते ही नहीं हैं। 4 पॉइंट्स हो गए। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। 2 रहते हैं बस, छोटे छोटे से ही हैं ये भी, जो भी मैंने 2 कराए इनसे 2 छोटे छोटे ही हैं। आज मैंने नोट्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि ये जो टॉपिक है बिना नोट्स के ही करना चाहिए और सही रहेगा उसके हिसाब से, क्योंकि पॉइंट्स ज़्यादा भी हैं और क्योंकि मैंने आज ही कवर कराना है फिर ये टॉपिक। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी ऐसी होती हैं जिसमें रूल्स रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नॉर्मली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी की ये है कि भाई कि सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन ही होगा, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है। सेंट्रलाइज का मतलब आपको पता ही है कि जब सारी पावर्स अथॉरिटीज़ सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में होती हैं तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो उस केस में कम्युनिकेशन जो होगा थोड़ा स्लो हो जाएगा, टाइमली नहीं हो पाएगा। जो लोअर लेवल पे जो लोग काम करते हैं वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे सेंट्रलाइज होने की वजह से। नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्केलर चेन फॉलो किया जाता है या रेड टेपिज्म फॉलो किया जाता है। रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना, सब कुछ रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना। तो उस केस में डिले हो सकता है, एक्शन में कुछ टाइम लग सकता है। फिर नेक्स्ट है स्टेटस डिफरेंस। अब स्टेटस जैसे मैंने आपको बता रखा है कि कई लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो जिनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो हायर लेवल पे लोग काम करते हैं, वो अपने से नीचे के लेवल से किसी भी वर्कर से बात करने में थोड़ी उनको शर्म आती है कि सोचते हैं कि भाई हम उनसे क्यों बात करें। तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन थोड़ा भंग हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि वो उनसे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। एज दे फील हाउ वुड ही डू माई जॉब एंड हु इज़ ही टू गिव मी सजेशंस। जैसे कई बार लगता है कि जैसे प्रिंसिपल है तो वो सोचा भाई ये टीचर मुझे क्या सजेशन दे सकता है या ये मुझे क्या बता सकता है, मैं तो उससे बहुत ऊपर हूँ। तो उस केस में स्टेटस डिफरेंस आ जाता है उस चीज़ में। फिर नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स का जैसे आपको मतलब पता है कि बहुत मुश्किल या कुछ इस तरह की कठिन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब वर्क इन्फॉर्मेशन बहुत वेरियस लेवल से पास ऑन होती है तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन को स्क्रीनिंग कर देते हैं, उनकी फिल्ट्रेशन कर देते हैं। जैसे मान लो कि जो कोई सब ऑर्डिनेट है या कोई सुपीरियर है, वो अपनी बात कहना चाह रहा है तो वो अपने नेगेटिव पॉइंट जो है वो ख़त्म करके बताएगा और पॉजिटिव पॉइंट्स ही सिर्फ अपनी शेयर करेगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि सिर्फ उसके मैसेज जो है फ़िल्टर हो जाएंगे, अपनी सिर्फ अच्छाई ही बता रहा है वो। तो वो भी एक तरह से कम्युनिकेशन में बैरियर है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, एग्जैक्ट जो बात है वो नहीं बता रहा है। कई बार ऐसे मतलब झगड़ा हो जाता है, क्लास में झगड़ा हो गया। मैं भी सबका एक एग्जाम्पल लूँगा, भी वैसे सभी का लूँगा, हर पॉइंट का लूँगा। तो जैसे मतलब कोई झगड़ा हो जाता है तो आपको बुलाया जाता है कि ऑफिस में भाई बताओ भाई क्या हुआ था। तो आप ये बोलोगे मैं तो बाद में आया था, मैंने देखा कि झगड़ा हो रहा है, मैंने उनको दोनों को समझाया, दोनों को चुप कराया। चाहे हो सकता है कि झगड़ा आपकी ही वजह से हुआ हो वो, लेकिन आप बताओगे नहीं ऑफिस में, आप सिर्फ यही बताओगे कि मैंने उनको दोनों को समझाया और अलग करवाया, क्योंकि आप सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ही बातें बताओगे। तो ये है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन।
फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। अब कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है जबकि फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, जिसमें कि एक गेट टुगेदर हो सकता हो, पार्टीज़ हो सकती हो, इवेंट्स हो सकते हो। तो उस केस में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है और बिना किसी डिले के इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा, फिर बैरियर्स क्रिएट हो जाएंगे। फिर लास्ट है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल का मतलब होता है कि जो मेरा किसी पर्सनल रिलेशंस है किसी के साथ में, तो उसकी वजह से भी बैरियर बनता है। मान लो कि कोई मेरा किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी के साथ झगड़ा हो रहा है तो मैं उससे कम्युनिकेशन ही नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसका एटीट्यूड क्या है, जो भी है, तो मैं उससे कम्युनिकेट ही नहीं करूँगा पर्सनल रीजंस की वजह से। पहला पॉइंट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट्स। कई बार क्या होता है कि सुपीरियर का अपने सबॉर्डिनेट्स में भरोसा नहीं होता है, तो उसकी वजह से वो उनसे सजेशंस लेता ही नहीं है। उनको लगता है कि भाई कि ये क्या है यार, मुझे ये क्या बताएगा, तो जो मैं सोच रहा हूँ वो तो बहुत ऊपर है, मैं इतना कुछ पढ़ा हुआ है, इतना कुछ मेरा एक्सपीरियंस है या इतना कुछ मैंने सीखा हुआ है, तो ये मुझे क्या बता सकता है। तो इसकी वजह से वो उनमें कॉन्फिडेंस शो नहीं करता है, तो सारे डिसीजन वो खुद ही ले लेता है। फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का जैसे आपको मतलब पता चल ही चुका है, तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा कुछ बोनस दे देना, सैलरी में इंक्रीमेंट दे देना। अगर कोई मैनेजर किसी को एडिशनल कुछ पे नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं और कुछ अलग से काम नहीं करते हैं, कोई सजेशन वगैरह नहीं देते हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। फिर नेक्स्ट है फियर ऑफ अथॉरिटी। कई बार क्या होता है कि कोई मैनेजर या कोई सुपीरियर को डर लगता है कि अगर वो ऐसा कुछ करेगा, कुछ बात बताएगा, तो उसकी जो पावर है, जो उसकी अथॉरिटी है, वो खो सकता है। उसको खोने के डर से वो अपनी बात को कम्युनिकेट ही नहीं करता है और उस इन्फॉर्मेशन को वो छिपा लेता है, जिससे कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन छिप जाती है। मान लो कि जैसे कोई मैनेजर है, उससे कोई गलती हो चुकी है तो वो अपनी गलती नहीं बताएगा, जिससे कि उसकी नौकरी बची ही रहे। फिर लास्ट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, विलिंगनेस टू कम्युनिकेट, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कई बार होता है कि हम कोई मैसेज ऐसा होता है कि जो हम कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते हैं, ज़बरदस्ती है कि वो हमारे अपने इंटरेस्ट को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, तो हम इसलिए उसको सुपीरियर को बताना ही नहीं चाहते हैं। जैसे मान लो कि कभी टेस्ट होता है आपका, अच्छा एग्जाम्पल मैं बाद में लूँगा, सभी का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो अनविलिंगनेस का मतलब होता है कि हम बताना ही नहीं चाहते, हमारी मर्जी ही नहीं है बताने की। तो यहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। एक बार फिर भी मैं आपके सारे एग्जाम्पल सर बताता जाता हूँ आपके वैसे में। पहला था सिमेंटिक बैरियर्स, इसमें था लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स था। पहला था कि बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, जिसमें कि मैसेज ही गलत यूज़ किया गया, गलत वर्ड यूज़ किए गए हैं। जैसे मान लो कि मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मैंने कुछ भी बोला जिसका मतलब कुछ आपने कुछ और समझ लिया, मेरा हो सकता है वर्ड बोलने का तरीका ही गलत था। जैसे कि आप हरियाणा से हो, अगर मैं मान लो कि फ़िलहाल कहीं बाहर से होता, लेकिन हो सकता है कि जैसे कि मेरे कुछ वर्ड ऐसे भी हैं, हरियाणा में कुछ और बोलते हैं, मुंबई में कुछ और बोलते हैं, पंजाब में कुछ और बोलते हैं, तो मेरी वोकैबुलरी अगर ठीक नहीं है तो उसकी वजह से मेरा जो मैसेज है बैडली कन्वे हो सकता है। फिर कुछ वर्ड हैं जिनके दो दो मतलब हो सकते हैं, जैसे प्राइस, इसमें तो एग्जांपल दिया ही भी हुआ है। फॉल्टी ट्रांसलेशंस, जो कहा गया है मैनेजर ने जो जिस सेंस में कहा है, अगर वो हमारा ट्रांसलेटर गलत ट्रांसलेट करके हमें बता रहा है तो मैसेज गलत कन्वे हो जाएगा और उससे एक्शन ही गलत हो जाएगा। अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस, जैसे इसमें भी एग्जांपल ले रखा है कि टेक केयर ऑफ गुड्स, और ये नहीं बताया कि गुड्स की सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्वालिटी का ध्यान रखना है, तो वो अपनी एक एजम्पशन क्रिएट कर रहा है कि भाई उसने ऐसा कहा होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा कहा होगा, उसे क्लियरली पता नहीं है, अनक्लैरिफाइड एजम्पशन है उसकी कि ऐसा कहा होगा। टेक्निकल जार्गन में क्या होता है, कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो कि सभी को पता नहीं होती हैं, तो उससे कन्फ्यूज़न हो सकती है। जैसे ब्लू कलर एंड वाइट कलर एम्प्लॉइज़, या फिर एक और है कि एबिट है। एबिट के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में आप जान जाओगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एबिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले जो आपकी अर्निंग होती है उसे बोलते हैं एबिट, जो सभी को नहीं पता होती है, तो उससे कन्फ्यूज़न हो सकती है। फिर लास्ट है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स डिकोडिंग। कई बार क्या होता है कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो सपोर्ट नहीं करती है जो हम बात कहना चाह रहे हैं। कई बार कोई पर्सन गुस्से में होता है लेकिन मजाक कर रहा होता है, तो उस सेंस में जो सुनने वाला होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये गुस्से में कुछ कह रहा है या मजाक में कुछ कह रहा है। जिसको हम नॉर्मली एक वर्ड दिया भी गया है, सार्काज़म, SARCASM। आप ये यूज़ भी कर सकते हो इसमें आंसर में लिखते टाइम कि ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। तो कई लोग ऐसा सरकाज़म यूज़ करते हैं कि बोलते कुछ और है, मतलब उनका कुछ और होता है। जैसे हम नॉर्मली हम बोलते हैं ना टोंट मार रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है। तो ये था सिमेंटिक बैरियर्स। फिर हम नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स पे, जो किसी के दिमाग या इमोशनली होने की वजह से वो कुछ और समझता है या समझता ही नहीं है या सुनता ही नहीं है।
पहला है प्री मैच्योर इवेल्युएशन, कि वो किसी की बात सुनने से पहले ही अंदाज़ा लगा लेता है कि भाई ये ऐसा बोलने वाला है और इसका मतलब ये होगा। जैसे मान लो कि मैं बोलने वाला था कि भाई आज छुट्टी, मैंने इतना बोला, सबने सोच लिया कि भाई आज छुट्टी है, लेकिन किसी ने पूरा नहीं सुना कि भाई आज छुट्टी नहीं है, हाफ डे होगा। लेकिन ये मैं पूरा कहना चाह रहा था, लेकिन इसका आधे में सुन के ही आपने एक नतीजा निकाल लिया कि मैं ये कहना चाह रहा था। फिर है लैक ऑफ अटेंशन। मान लो जैसे स्कूल का ट्रिप जाना है कहीं पे, तो आप सुन रहे हो कि भाई स्कूल के ट्रिप का टाइमिंग क्या रहेगी, कपड़े क्या पहन के आने हैं, क्या क्या सामान लेके आना है, तो उस टाइम पे आपका ध्यान नहीं था। उस टाइम आपका खाली ध्यान ये था कि भाई बस मज़े करने ही करने वो करने, और नेक्स्ट टाइम आप लेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से शायद हो सकता है कि आपका जो बैरियर था कम्युनिकेशन का वो क्रिएट हो गया है, क्योंकि आपका ध्यान नहीं था उस टाइम बात सुनने में। फिर नेक्स्ट है लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। कई बार मैसेज गलत ट्रांसमिट हो जाता है, या फिर रिटेंशन का मतलब है याद लंबे टाइम तक ना रख पाना। लास्ट है फिर डिस्ट्रस्ट, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय पे भरोसा ना होना, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की बात सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। जैसे कि हो सकता है कई बार कि दो सबऑर्डिनेट सुपीरियर हैं जो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं, तो एक दूसरे की बात ना सुनते हैं ना समझते हैं, उनका सिर्फ अपना काम करना है और कुछ नहीं करना उनको। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी का। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन फॉलो किया जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका एग्जांपल है कि जैसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक डिले नहीं हो पाता किसी कम्युनिकेशन में, तो लेकिन इसमें डिले होता है क्योंकि पीपल जो लोअर लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में सभी कुछ सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज एक तरह से मतलब है कि अथॉरिटेटिव लीडरशिप होती है, मतलब कि सारे डिसीजंस अपर लेवल मैनेजमेंट लेती है। जैसे आपको पता है कि अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को हम क्या बोलते हैं, जबकि जो कहा जाए आपको वो ही करना है, वो सजेशन नहीं देने हैं। तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के केस में यही पॉइंट है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, स्केलर चेन। तो उस केस में स्केलर चेन आप भूल जाएं इस केस में, लेकिन आप सिर्फ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को ध्यान रखें कि उस केस में जो लोअर लेवल पीपल होते हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अपर लेवल से। फिर है रूल्स एंड रेगुलेशंस। कई बार स्केलर चेन होती है, रूल्स रेगुलेशन इतने हार्ड टफ होते हैं, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है और एक्शन डिले हो जाता है। फिर नेक्स्ट है स्टेटस डिफरेंस। अब जैसे कोई मान लो CEO है, तो वो सोचेगा कि भाई कि चलो डिप्रेशन में है, ये काम कैसे करना है उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके सामने कोई चपड़ासी है, पीएन है, कुछ भी है, तो वो उससे शर्माएगा, सजेशन लेगा ही नहीं। उससे लगेगा यार इससे क्या पता, मैं तो इतना कुछ सीख के यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो ये मुझे क्या बताया कि भाई ये थोड़ी ना कुछ बता सकता है मुझे। अब मैं हूँ 60 साल का, ये है 25 साल का, ये मुझे क्या बताएगा। ये स्टेटस डिफरेंस। फिर नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मैं अपनी सिर्फ अच्छाइयाँ बता रहा हूँ, अपनी कमियाँ तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ। मतलब कि एक तरह से जो मैसेज है कन्वे कर रहा हूँ मैं, वो फिल्टर करके पहुँचा रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से जो सही है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात बता रहा है, एग्जैक्टली बात नहीं बता रहा है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ होती हैं गेट टुगेदर की, पार्टीज़ की, इवेंट्स की, फंक्शंस की, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन थोड़ा पॉसिबल हो पाता है। लेकिन जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिकेशन थोड़ा बैरियर क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के टाइम पर। फिर लास्ट है पर्सनल बैरियर्स, कि पर्सनल रिलेशन की वजह से, पर्सनल रीजंस की वजह से जब कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसे बोलते हैं पर्सनल बैरियर्स। जैसे कि पहला है कि सुपीरियर्स के सबऑर्डिनेट्स में भरोसा नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो वो उनसे सजेशन लेता ही नहीं है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंसेंटिव्स। अगर हम किसी सबऑर्डिनेट्स को इंसेंटिव्स ही नहीं देंगे तो वो हमसे बात करेगा ही नहीं, हमें सजेशन देगा ही नहीं। फिर है फियर ऑफ अथॉरिटी। मैं अपनी बात छुपाऊंगा कि मेरी नौकरी चली ना जाए, मेरी पावर जो है चली ना जाए, पावर खो ना दूँ, इसके डर से अपनी बात मैं कहूँगा ही नहीं। फिर लास्ट है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। मेरी मर्ज़ी है, मैं कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाहता हूँ, पर्सनल रीज़न की वजह से कि भाई मैं शाई हूँ, नर्वस हूँ, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, मैं कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाहता हूँ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, 4 बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। थैंक यू।